नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर भारत में आज रात से लागू होंगे नए यात्रा प्रतिबंध के नए नियम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जो कि मध्य रात्रि से लागू हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को संसद में भी इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने वैश्विक घटनाक्रमों को देखते हुए इस संबंध में परामर्श जारी किया है और हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि संदिग्ध मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जा रही है। मांडविया ने कहा है कि अभी तक देश में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है कि यह देश में नहीं पहुंचे। केंद्र ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर पैदा चिंताओं के बीच मंगलवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी मामले की जल्द पहचान के लिए जांच बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की प्रभावी निगरानी और हॉटस्पॉट की सख्त निगरानी करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार की ओर से किए गए यात्रा के नियमों में बदलाव रात 12 बजे से लागू कर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। एमएसपी पर नरम पड़ी सरकार, चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे 5 नाम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। 1 साल से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसान अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की मांग पर अड़ गए हैं। कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार अब किसानों की इस मांग को लेकर भी नरम पड़ती नजर आ रही है। सरकार ने एमएसपी से संबंधित मसले पर बात करने के लिए 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। सरकार की ओर से की गई इस पहल के बाद पंजाब के 32 किसान संगठन अपनी तरफ से 2 नाम का सुझाव दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार और एसकेएम के बीच 29 नवंबर से ही बैक चैनल के जरिए वार्ता शुरू हो गई थी। सरकार ने आज एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा के 5 सदस्यों के नाम मांगे हैं, जिन्हें एमएसपी को लेकर बनने वाली कमेटी में शामिल किया जा सके। दोस्तों, माना जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये नाम 2 दिन के अंदर भेज दिए जाएंगे। अटकलें लगाई जा रही कि पंजाब के किसान संगठन कमेटी के लिए 2 नाम आगे कर सकते हैं। दूसरी तरफ सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर किसानों की 32 जत्थेबंदियों की बैठक हुई। इस बैठक में किसान नेता सतनाम सिंह ने आंदोलन खत्म करने के निर्देश दिए। किसान नेता सतनाम सिंह ने दावा किया कि सरकार ने हमारी हर मांग मान ली है। 4 दिसंबर को आंदोलन वापस किए जाने का ऐलान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव भेज दिया है। हरियाणा के किसान नेता 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक करेंगे। सतनाम सिंह के मुताबिक मनोहर लाल खट्टर के साथ मुलाकात में आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाने को लेकर चर्चा होगी। वहीं दोस्तों, किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसान जब नरेंद्र मोदी कमेटी की 2011 की रिपोर्ट लागू करने और एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं, तब सरकार देश के आर्थिक तंत्र पर बोझ का रोना रोकर इससे बचने के रास्ते तलाश रही है। उन्होंने कहा कि कई सत्ता पोषित अर्थशास्त्रियों को सरकार ने अपने बचाव के लिए आगे कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। बच्चों की वैक्सीन पर आई अच्छी खबर। देश के 44 करोड़ बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए जल्द आएगी नई पॉलिसी। दिसंबर से मिल सकता है टीका। जी हां दोस्तों, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही है। इस बीच भारत में कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा कि 18 साल की उम्र के नीचे 44 करोड़ बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने की योजना जल्द ही देश के सामने रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है, जिससे कॉमोर्बिडिटी वाले बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा सके। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि उसके बाद स्वस्थ बच्चों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। उधर सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि 2 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अभी प्रक्रिया में है। इसके इमरजेंसी यूज की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने अतिरिक्त जानकारी मांगी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर।
अब केंद्र की मोदी सरकार सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी बेचेगी। एयर इंडिया के बाद दूसरी बड़ी बिक्री को दी मंजूरी। दोस्तों, सरकार ने सोमवार को सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि CLE को नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग को 210 करोड़ रुपए में बेचने को मंजूरी दे दी है। चालू वित्त वर्ष में यह दूसरी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है। हाल ही में सरकार ने एयर इंडिया के संचालन का जिम्मा टाटा को दिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाली CEL का गठन 1974 में हुआ था। कंपनी और फोटोवोल्टिक SPV के क्षेत्र में अग्रणीय है और उसने अपने स्वयं के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रयासों के साथ टेक्नोलॉजी विकसित की है। कंपनी ने एक्सेल काउंटर सिस्टम भी विकसित किया है, जिसका उपयोग ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए रेलवे सिग्नल सिस्टम में किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिहार न्यूज। विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने पर हंगामा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए सख्त, दे दिए आदेश। जी हां दोस्तों, शराबबंदी वाले राज्य बिहार के विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने पर राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया है। इसके बाद CM नीतीश कुमार ने सख्त आदेश दिया है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम मुख्य सचिव और DGP को इस पर कार्यवाही करने के लिए कहेंगे। अगर यहाँ शराब की बोतलें आई है तो इसका मतलब कोई गड़बड़ कर रहा है और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ डालेंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे, चिट्ठी जब मिल जाए तब हम पढ़ेंगे। इस पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम खुद देखकर आए हैं, डिजिटल जमाना है, आपको टैग कर दिया जाता है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा परिसर में मिली शराब की बोतलों को ट्वीट कर कहा, अद्भुत, बिहार विधानसभा परिसर के अंदर शराब की बोतलें बरामद। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है। CM के चैम्बर से मात्र चंद कदम की दूरी पर विभिन्न ब्रांड की शराब ही शराब उपलब्ध। कड़ी सुरक्षा के बीच चालू सत्र में ही विधानसभा में शराब मिल रही है। शेष बिहार की आप बस कल्पना कीजिए, शर्मनाक। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, यानी कि वहां पर शराब पीना, बेचना, खरीदना सब कुछ बैन है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। WHO ने एक बार फिर दी चेतावनी। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर कही यह बात। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बेहद गंभीर नतीजों को लेकर चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन से संक्रमण फैलने का खतरा और रिस्क बहुत ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बयान में कहा कि ओमिक्रॉन के अप्रत्याशित तौर पर कई सारे स्पाइक प्रोटीन हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो संक्रमण का तेजी से प्रसार कर बड़ी आपदा में तब्दील हो सकते हैं। WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन में 26 से 32 म्यूटेंट भी हो सकते हैं और इनमें से कुछ चिंता का विषय है। हालांकि अभी भी इस नए वेरिएंट को लेकर काफी अनिश्चितताएं हैं। WHO ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ओमिक्रॉन के संभावित प्रसार की संभावना अधिक है। इसने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में तेजी से फैल सकता है, इसलिए इसने सभी देशों से वैक्सीनेशन में तेजी लाने का अनुरोध किया है। साथ ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को इन आपदाओं से निपटने के लिए तैयार करने को भी कहा गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस कोविड-19 वेरिएंट का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में पता चला था, लेकिन यह अब करीब 12 देशों में फैल चुका है। WHO ने आगे कहा कि कोविड-19 के मामले में भविष्य में उछाल हो सकता है, जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें वृद्धि हो सकती है। WHO के अनुसार कोविड टीकाकरण कवरेज में तेजी लाना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में कहा, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की सजा पर सुप्रीम कोर्ट 18 जनवरी को विचार करेगा। माल्या को 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना का दोषी करार दिया था। कोर्ट ने आज कहा कि दोषी का प्रत्यार्पण हो या नहीं, सजा पर फैसले के लिए और इंतजार नहीं किया जाएगा। जस्टिस UU ललित की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि दोषी अपने वकील के माध्यम से पक्ष रख सकता है। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता को मामले में अपनी सहायता के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। बैंकों के हजारों करोड़ रुपए हजम कर फरार माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2017 को अवमानना का दोषी ठहराया था। उसे डिएगो डील के $40 मिलियन अपने बच्चों के विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर करने और संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया गया था। उसकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज की जा चुकी है। इससे पहले 5 अक्टूबर 2020 को यह मामला कोर्ट में लगा था। उस दिन जजों ने इस बात पर हैरानी जताई थी कि यूके की अदालत में प्रत्यार्पण की कानूनी लड़ाई हार जाने के बाद भी विजय माल्या अब तक वहां कैसे जमा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, अब नहीं देना होगा लाइफ सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स के लिए सरकार ने सराहनीय पहल की है। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट के प्रूफ के तौर पर अब नई तकनीक फेस रिकॉग्निशन जारी किया है। इसके तहत अब पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। अब चेहरा देखते ही उनका लाइफ सर्टिफिकेट प्रमाण जमा हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी चेहरा पहचानने वाली एक खास तकनीक है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च करते हुए कहा कि इससे रिटायर्ड और बुजुर्ग पेंशनर्स को काफी सहूलियत होगी। चेहरा पहचानने वाली इस टेक्नोलॉजी की मदद से पेंशनर्स के जीवित होने की पुष्टि की जा सकेगी। दोस्तों, अब तक पेंशनर्स को अपने जीवित होने का एक प्रमाण पत्र सबमिट कराना होता था हर साल, जिसके बाद ही उनको जीवित माना जाता था और उनको पेंशन दी जाती थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण ने कहा क्रिप्टो करेंसी एक जोखिम भरा क्षेत्र, जल्द पेश किया जाएगा बिल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार जल्द ही क्रिप्टो करेंसी पर एक बिल पेश करेगी। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह बिल सदन में आएगा। सरकार ने संसद के पिछले सत्र में भी इसी तरह के एक बिल को सूचीबद्ध किया था, लेकिन इसे नहीं लिया गया था। निर्मला ने कहा कि पहले का प्रयास निश्चित रूप से एक विधेयक लाने का था, लेकिन बाद में तेजी से कई चीजें चलन में आई। हमने एक नए विधेयक पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान भी विधेयक लाने का गंभीरता से प्रयास किया गया था। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रास्ताविक विधेयक के जल्द ही पेश किए जाने की संभावना है। यह पूछे जाने पर कि क्या मीडिया में भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है, इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय विज्ञापन मानक के गाइडलाइन का अध्ययन किया जा रहा है और उनके नियमों पर भी गौर किया जा रहा है, ताकि हम जरूरत पड़ने पर कोई कदम उठा सकें। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 26,21,81,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 52,07,000 के पार है। दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, जर्मनी आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों, इसके बाद में जान लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों, भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,45,87,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,68,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब मजदूरों को भी मिलेगी पेंशन। इस सरकारी स्कीम में 2 रुपए जमा कर पाए 36,000 रुपए पेंशन। जी हां दोस्तों, अब केंद्र सरकार मजदूरों को भी पेंशन देगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए शानदार योजना है। इसके तहत रेहड़ी पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। सरकार मजदूरों को इस योजना के तहत पेंशन की गारंटी देती है। दोस्तों, इस योजना में रोजाना सिर्फ 2 रुपए बचाकर सालाना 36,000 रुपए की पेंशन आप पा सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम को शुरू करने पर आपको हर माह 55 रुपए जमा कराने होंगे, यानी कि 18 वर्ष की उम्र वाले रोजाना करीब 2 रुपए बचाकर सालाना 36,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो उसे हर माह 200 रुपए जमा कराने होंगे। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद उसको पेंशन के रूप में 3,000 रुपए महीना यानी कि 36,000 रुपए सालाना मिलेगी। दोस्तों, इस योजना में भाग लेने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 40 साल, यानी कि 18 साल से लेकर 40 साल तक के बीच के कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह इस योजना में लाभार्थी हो सकते हैं। इसके लिए आपको CSC सेंटर यानी कि
कॉमन सर्विस सेंटर जाकर पंजीकरण करवाना होगा। वहां पर आपका आधार कार्ड चाहिए होगा और बैंक खाते की पासबुक चाहिए होगी और एक मोबाइल नंबर, इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई ग्राहकों को तगड़ा झटका, 1 दिसंबर यानी कि आज से ट्रांजैक्शन होगा महंगा। जी हां दोस्तों, एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको इस खबर से तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल दोस्तों 1 दिसंबर यानी कि आज से आपके लिए एसबीआई कार्ड से शॉपिंग करना महंगा पड़ सकता है। दरअसल अब एसबीआई क्रेडिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले ईएमआई ट्रांजैक्शंस के लिए अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने यह घोषणा की है कि ईएमआई ट्रांजैक्शंस के लिए अब कार्ड धारक को 99 रुपए की प्रोसेसिंग फीस और उस पर टैक्स चुकाना होगा। यह नया नियम आज 1 दिसंबर 2021 से लागू हो गया है। दोस्तों एसबीआई अपने करोड़ों ग्राहकों से एसबीआई सीपीएसएल रिटेल आउटलेट्स और अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर किए गए सभी ईएमआई ट्रांजैक्शंस के लिए प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, साइक्लोन अलर्ट, ओडिशा और आंध्र प्रदेश पर मंडराया चक्रवाती तूफान का साया, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि एक चक्रवाती तूफान के शनिवार की सुबह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में पहुंचने का अनुमान है। तटवर्ती क्षेत्रों में टकराने से 12 से 24 घंटे पूर्व राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ओडिशा में निकटवर्ती जिलों सहित पश्चिम बंगाल के तटवर्ती जिलों और सभी उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि थाईलैंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह 8:30 बजे कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था। अगले 12 घंटों में इसके अंडमान सागर तक पहुंचने की संभावना है। दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार उसके बाद कम दबाव के क्षेत्र के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 2 दिसंबर तक दक्षिणी पूर्वी तथा पास के बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में उसके अवदाब में बदलने की संभावना है। उसके अगले 24 घंटे में इसके बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में चक्रवाती तूफान का रूप लेने की शंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी पूर्वी राज्यों में 5-6 दिसंबर को भारी बारिश इसकी वजह से हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, आज चांदी में आई बड़ी गिरावट, गोल्ड के दाम में मामूली उछाल। जानिए क्या है ताजा दाम। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के रुख के अनुरूप दिल्ली सराफा बाजार में सोना 41 रुपए चढ़कर 47,217 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 47,176 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 667 रुपए टूटकर 61,337 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1794 प्रति औंस रहा, जबकि चांदी $22.94 प्रति औंस पर स्थिर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने शादी को लेकर लिया बड़ा फैसला, मेहमानों के लिए रखा सीक्रेट कोड। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसों में से एक कैटरीना कैफ अगले कुछ दिनों में विक्की कौशल की दुल्हन बन जाएगी। दोनों स्टार की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही है। मीडिया में लगातार शादी को लेकर नए अपडेट्स आ रहे हैं। शादी के वेन्यू से लेकर मेहमानों की लिस्ट तक की खबरें आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब बॉलीवुड की इतनी बड़ी एक्ट्रेस की शादी होने जा रही है तो कोई मामूली तरीके से तो शादी होगी नहीं। दोस्तों बताया जा रहा है कि कैटरीना कैफ विक्की कौशल की शादी में सब कुछ शाही अंदाज में होगा। यहां तक कि उनकी शादी में एंट्री के लिए मेहमानों को एक स्पेशल कोड दिया जाएगा। इस कोड के जरिए ही गेस्ट इस शाही शादी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शाही शादी में कौन कौन शामिल होंगे इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं आई है, मगर बॉलीवुड लाइव की एक रिपोर्ट के अनुसार कैटरीना कैफ विक्की की शादी में शरीक होने के लिए एक सीक्रेट कोड दिया जाएगा। यह कोड उन्हीं मेहमानों को बताया जाएगा जिन्हें शादी का इनविटेशन होगा। हालांकि दोस्तों अब तक न तो कैटरीना कैफ ने और न ही विक्की कौशल ने अपनी शादी की बात कबूली है, मगर मीडिया में यह खबर है कि 9 दिसंबर को कैटरीना और विक्की कौशल एक दूसरे का हाथ 7 जन्मों के लिए थाम लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट अपडेट, सेंसेक्स में 195 अंकों की गिरावट, 17,000 के नीचे बंद हुआ निफ्टी। जी हां दोस्तों, बाजार की शुरुआत मंगलवार को बढ़त से हुई थी, लेकिन कारोबारी दिन में भारी उतार चढ़ाव के बीच बाजार लाल निशान में बंद हुआ। वहीं कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 195.71 अंक यानी कि 0.34% की गिरावट के साथ 57,064 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 81.40 अंक यानी कि 0.48%
तेजी टूटकर 16,972.6 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों मंगलवार के कारोबार में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, श्री सीमेंट और बजाज फिनसिव निफ्टी के टॉप गेनर रहे, जबकि टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज ऑटो टॉप लूजर रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्रोन तकनीक में भारत देगा चीन को कड़ी टक्कर, 2 साल में तैयार होंगी खास सैटेलाइट्स। जी हां दोस्तों, भविष्य की लड़ाई तकनीक पर ही लड़ी जानी है। दुनिया के तमाम देश ऐसे उपकरण तैयार करने में जुट गए हैं जिससे न सिर्फ उनकी लड़ाई लड़ने की क्षमताओं में इजाफा होगा, बल्कि दुश्मन के हर मूवमेंट का पता चलता रहेगा। चीन भी अपनी चोरी की तकनीक के चलते अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, तो भारत अपनी स्वदेशी ताकत से भारतीय सेना के हाथ मजबूत करने में जुटा है। दुनिया में सैटेलाइट प्रक्षेपण का रिकॉर्ड बना चुका भारत अब एक ऐसे सूडो सैटेलाइट तैयार करने में जुटा है जो कि तकनीक की दुनिया में एक मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों खास बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत के मद्देनजर नए स्टार्टअप के साथ मिलकर HLA इस पर काम कर रहा है। इस सूडो सैटेलाइट के जरिए न सिर्फ निगरानी करना आसान होगा, बल्कि ड्रोन से लड़ी जाने वाली लड़ाई में भी ये जबरदस्त कारगर साबित होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब नौकरी छोड़ना भी होगा महंगा, नोटिस पीरियड में भी भरना होगा GST। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग के अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा है कि नोटिस पीरियड में कर्मचारियों के काम करने के भुगतान पर, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कर्मचारियों से अतिरिक्त प्रीमियम लेने और कर्मचारियों के मोबाइल फोन बिल के भुगतान करने पर हम एम्प्लॉयर को GST देना होगा। आदेश के मुताबिक नोटिस भुगतान के मामले में कंपनी वास्तव में एक कर्मचारी को एक सेवा प्रदान कर रही है और इसलिए उस पर GST लागू किया जाना चाहिए। दोस्तों GST के नियमों के तहत GST हर उस गतिविधि पर कर लगाया जाता है जिसे सेवा की आपूर्ति के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के कौन कौन से राज्यों में शराब बंदी है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उन राज्यों का नाम जहां पर शराब बैन है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उन राज्यों के नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।